सोचिए, कनाडा के एक बहुत ही ठंडे बंदरगाह से 3 विशाल मालवाहक जहाज भारत के लिए निकलते हैं और इनमें कोई आम सामान नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई आम सामान नहीं है। सही कहा। इसमें करोड़ों रुपए का वो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरण लदा है जो भारत के पावर ग्रिड के लिए एकदम रीढ़ की हड्डी जैसा है। उनका रास्ता मिडिल ईस्ट से होकर गुजरता है। जो कि मतलब आज के समय में काफी अस्थिर जगह है। बिल्कुल। तभी वहां भू राजनीतिक तनाव और युद्ध भड़क उठता है। रास्ते बंद होने लगते हैं और उन 3 जहाजों में से 2 जहाज यूएई के पास फंस जाते हैं। केवल एक ही जहाज समय पर भारत पहुंच पाता है। ये किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लगता है। है ना? लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। ये एक असल घटना है जिसने एक भारतीय पावर ट्रांसमिशन कंपनी के रेवेन्यू टारगेट में सीधा 50 से 60 करोड़ रुपए का बड़ा गड्ढा कर दिया। बाप रे, 50-60 करोड़, ये तो बहुत बड़ा झटका है। बहुत बड़ा। तो आज की हमारी इस डीप डाइव का विषय यही है। मैं आज केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड यानी KCIL के वित्तीय वर्ष 2026 के नतीजों, उनकी अर्निंग्स कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का पूरा विश्लेषण करना चाहती हूँ। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जटिल क्षेत्र में काम करने वाली कोई कंपनी इतने बड़े ग्लोबल झटकों के बावजूद अपनी ग्रोथ को कैसे बनाए रखती है, ये समझना जरूरी है। हाँ, और हमारा मिशन यही है कि हम इस ग्रोथ के असली कारणों को उजागर करें। तो अगर हम सीधे आंकड़ों पर आएं, तो केसी एनर्जी ने 2026 में 165 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया। हम्म उनका एबिटा करीब 33 करोड़ रुपया रहा और जो शुद्ध लाभ है, जिसे हम पैट कहते हैं, वो 18.78 करोड़ रुपया रहा। देखिए, जो लोग बाजार में नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एबिटा कंपनी के मुख्य कामकाज से होने वाला वो मुनाफा है जिसमें अभी टैक्स या कर्ज का ब्याज नहीं घटाया गया है। मतलब ये कंपनी का ऑपरेशनल इंजन है। बिल्कुल सही। और जो पैट है वो पैसा है जो सारे खर्चे, टैक्स और ब्याज चुकाने के बाद सच में कंपनी के हाथ में आता है। अच्छा, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कंपनी के प्रबंधन ने खुद माना कि वे अपने रेवेन्यू लक्ष्य से चूक गए हैं। हाँ, और इस चूक के पीछे की वजह मांग में कमी या कोई अंदरूनी नाकामी नहीं थी। जैसा कि आपने शुरुआत में बताया, ये सीधे तौर पर उस 50-60 करोड़ रुपए के इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम या ERS मटेरियल के फंसने का नतीजा था, जो कनाडा से आ रहा था। हाँ, तो अकाउंटिंग के नियमों के हिसाब से जब तक माल डिलीवरी पॉइंट पर नहीं पहुंचता, कंपनी उसे अपनी किताबों में बिक्री या रेवेन्यू के तौर पर नहीं दिखा सकती। एक मिनट, मेरे दिमाग में यहाँ एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर कंपनी को पता था कि उनका माल फंस गया है और उन्हें बाजार को अपने रेवेन्यू के अच्छे आंकड़े दिखाने हैं, तो वो स्थानीय बाजार से कच्चा माल क्यों नहीं खरीद लेते? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। मतलब इससे उनका 200 करोड़ का टारगेट तो पूरा हो ही जाता ना। बिल्कुल हो जाता। और अक्सर कई कंपनियां अपनी आंकड़े चमकाने के लिए ऐसे ही करती हैं। लेकिन अर्निंग्स कॉल के दौरान कंपनी के प्रबंध निदेशक लोकेंद्र जैन ने इस पर बहुत साफ जवाब दिया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि अगर वे चाहते तो स्थानीय बाजार से माल खरीदकर रेवेन्यू बढ़ा सकते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि आपातकालीन स्थिति में स्थानीय सप्लायर उस माल के लिए बहुत भारी कीमत मांग रहे थे। तो मतलब महंगा माल खरीदना पड़ता। हाँ, अगर वे महंगे दाम पर माल खरीदते तो उनका रेवेन्यू तो बढ़ जाता, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने मुनाफे की बलि देनी पड़ती। इसका सीधा मतलब है कि उनके 33 करोड़ के एबिटा में भारी सेंध लग जाती। एकदम सही। प्रबंधन के अनुसार एबिटा मार्जिन में 30 से 40% तक की भारी गिरावट आ सकती थी। 30 से 40%? ये तो बहुत ज्यादा है ना? इसीलिए इसे एक चूक मानने के बजाय प्रबंधन इसे स्थगन या डिफॉर्मेंट मान रहा है, क्योंकि जो माल फंसा है वो बर्बाद नहीं हुआ है, बस देरी से आएगा। मतलब उन्होंने टॉप लाइन के पीछे भागने के बजाय अपने एबिटा मार्जिन को 10-12% के सुरक्षित स्तर पर बनाए रखा है। बिल्कुल। और किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये समझना जरूरी है कि ये कदम एक बहुत ही कड़े वित्तीय अनुशासन को दिखाता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि ये लंबी अवधि की सेहत के लिए अच्छा है। खैर, मुनाफे को बचा लेना एक बात है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां खर्चे रातों रात बेकाबू हो जाते हैं। वो तो है, कमोडिटी के दाम कभी भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अर्निंग्स कॉल से पता चला कि स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे कच्चे माल की कीमतों में अचानक 40 से 50% का उछाल आ गया। ये ग्लोबल सप्लाई चेन की रुकावटों और महंगाई का नतीजा था। जब तांबे या स्टील के दाम एक झटके में इतने बढ़ जाते हैं, तो पुराने टेंडर्स को उसी लागत में पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही मेरी चिंता का कारण है।
कच्चे माल की महंगाई तो है ही, लेकिन मैंने एक और बड़ी चीज नोटिस की। राजस्थान सरकार द्वारा टेंडर्स के फैसलों में भारी देरी हो रही है। हाँ, सरकारी काम में तो देरी होती ही है। लेकिन इस देरी के कारण केसी एनर्जी के लगभग 102 करोड़ रुपए सरकारी फाइलों में ईएमडी या रिटेंशन मनी के तौर पर फंस गए हैं। देखिए, ईएमडी का गणित समझना जरूरी है। जब कोई कंपनी सरकारी ठेका लेती है तो सरकार सुरक्षा के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पैसा अपने पास रख लेती है। ताकि ठेकेदार काम बीच में छोड़कर ना भागे, है ना? बिल्कुल। और जब तक प्रोजेक्ट पूरी तरह खत्म होकर मंजूरी नहीं पा लेता, ये पैसा वापस नहीं मिलता। लेकिन एक सतर्क निवेशक के नजरिए से सोचिए, 102 करोड़ रुपए सरकारी विभागों में अटके हैं और बैलेंस शीट दिखा रही है कि कंपनी का शॉर्ट टर्म कर्ज 20 करोड़ रुपए बढ़ गया है। अच्छा, आप इसे एक रेड फ्लैग मान रही हैं? मतलब क्या ये नए निवेशकों के लिए खतरे की घंटी नहीं है? कंपनी अपने रोजमर्रा के खर्च कैसे चला रही है? ऊपरी तौर पर देखने पर यह वाकई खतरनाक लग सकता है, लेकिन अगर हम उनकी वित्तीय रणनीति की गहराई में जाएं तो तस्वीर कुछ और है। जो 20 करोड़ का कर्ज बढ़ा है, कंपनी ने उसका इंतजाम कर लिया है। कैसे? उन्होंने QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 25 करोड़ रुपए की नई पूंजी जुटाई है। रुको, QIP का मतलब है कि उन्होंने बड़े संस्थानों को नए शेयर बेचे, बजाय इसके कि बैंक से लोन ले। हाँ, एकदम सही। लेकिन इसका सीधा मतलब ये भी तो है कि शेयर बाजार में उनके शेयरों की संख्या बढ़ गई, तो जो पुराने रिटेल शेयर धारक थे उनकी इक्विटी डाइल्यूट हो गई। आपका विश्लेषण बहुत सटीक है। हाँ, इक्विटी का डाइल्यूशन हुआ है, लेकिन इसके बदले में कंपनी को जो फायदा मिला वो इस समय ज्यादा जरूरी था। अच्छा, वो कैसे? इस 25 करोड़ रुपए के आने से उनका नेट डेट या शुद्ध कर्ज 0 के आसपास स्थिर रहा। उन पर ब्याज का कोई नया बोझ नहीं पड़ा। मतलब उन्होंने कर्ज के जोखिम को इक्विटी डाइल्यूशन से भी असर कर दिया। ये काफी स्मार्ट मूव लगता है। हाँ, और रही बात दैनिक खर्चों की, तो कंपनी ने एक मजबूत कैश फ्लो बफर तैयार रखा है। उनके पास 50 करोड़ रुपए की फंड बेस्ड और 50 करोड़ की नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट है, जो कि एक बैकअप की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। और प्रबंधन का कहना है कि जैसे ही राजस्थान सरकार के पुराने प्रोजेक्ट्स बंद होंगे, वो 102 करोड़ रुपए वापस आ जाएंगे, जिससे लिक्विडिटी एकदम सुधर जाएगी। तो मतलब उन्होंने तात्कालिक संकट को संभाल लिया, लेकिन अगर भविष्य में काम ही नहीं है तो ये बफर कितने दिन टिकेगा? ये बहुत अहम सवाल है। इसके लिए हमें उनके ऑर्डर बुक को देखना होगा। हाँ, मैंने देखा कि 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास 481 करोड़ रुपए का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है और 300 करोड़ रुपए के नए टेंडर पाइपलाइन में है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, अगर सरकारी प्रोजेक्ट्स में राजस्थान जैसी देरी होती रही तो क्या ये 481 करोड़ महज एक कागजी आंकड़ा नहीं रह जाएगा? आपका संदेह पूरी तरह से जायज है। नए निवेशकों के लिए सबसे बड़ा जाल यही होता है कि वे केवल ऑर्डर बुक का आकार देखते हैं। असली चुनौती तो एग्जीक्यूशन की होती है। बिल्कुल, जमीन पर काम उतारना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ के सी एनर्जी के मामले में दो चीजें बदल रही हैं। पहली बात, कंपनी अब स्वतंत्र रूप से 200 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स पूरे कर सकती है। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जॉइंट वेंचर पर निर्भर रहना पड़ता था। अब वे क्षेत्रीय खिलाड़ी से उठकर बड़े नेशनल खिलाड़ियों को टक्कर दे रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, वे अब सिर्फ राजस्थान पर निर्भर नहीं है, वे असम और बिहार जैसे नए राज्यों में भी टेंडर जीत रहे हैं। मतलब अपनी भौगोलिक निर्भरता को कम कर रहे हैं, ये अच्छा है। और काम को तेजी से पूरा करने की बात पर मुझे अर्निंग्स कॉल का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू याद आया। वो ERS वाला? हाँ, जब किसी चक्रवात में पावर ग्रिड गिर जाता है तो ERS का इस्तेमाल होता है। कई प्रतिद्वंदी अभी भी स्टील के ERS इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कंपनी कनाडा से एल्यूमिनियम के ERS मंगाती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। मैं ऐसे सोच रही थी, स्टील के टावर लगाना ऐसा है जैसे जंगल में भारी कंक्रीट से घर बनाना। बड़ी क्रेन चाहिए, सड़कें चाहिए, हफ्तों लग जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एल्यूमिनियम ERS का इस्तेमाल करना इंडस्ट्रियल लेगो ब्लॉक से खेलने जैसा है। हाँ। ये इतना हल्का होता है कि कुछ मजदूर इसे उठा सकते हैं या हेलीकॉप्टर से सीधे पहाड़ों पर ड्रॉप किया जा सकता है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में समय ही पैसा है। क्लाइंट के लिए सबसे जरूरी है कि ब्लैकआउट जल्दी खत्म हो। हाँ, जितनी जल्दी लाइन चालू होगी, कंपनी का पैसा उतनी जल्दी बाहर आएगा। एकदम सही। एल्यूमिनियम ERS का इस्तेमाल उनकी प्रतिस्पर्धी बढ़त का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जो निवेशक लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, वे केवल दावों पर भरोसा नहीं कर सकते। वे इस प्रोजेक्ट के पूरा होने को ट्रैक कैसे करें? इसके 3 बहुत ही व्यावहारिक तरीके हैं। पहला, उन ERS शिपमेंट्स की डिलीवरी को ट्रैक करना।
माल मई से आना शुरू हो गया है, तो आने वाली तिमाहियों में ये रेवेन्यू किताबों में दिखना चाहिए। ठीक है। दूसरा, नए राज्यों में टेंडर जीतने की गति। क्या वे असम और बिहार में लगातार काम हासिल कर रहे हैं? और तीसरा? तीसरा है हर तिमाही के इबिटा मार्जिन की स्थिरता। कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के बावजूद अगर उनका मार्जिन 10-12% पर टिका है, तो इसका मतलब है प्रबंधन का लागत पर पूरा नियंत्रण है। मतलब उनका प्राइस वेरिएशन क्लॉज सही से काम कर रहा है। बिल्कुल, कच्चा माल महंगा होने पर वो क्लाइंट से अतिरिक्त पैसे मांग सकते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट चेकलिस्ट है। लेकिन अब थोड़ा और आगे की सोचते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन के झटके, जैसे वो फंसे हुए जहाज या तांबे के दाम बढ़ना, कभी भी हो सकते हैं। हाँ, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। तो अगर इन एल्यूमिनियम लैगो ब्लॉक्स पर निर्भरता इतनी जोखिम भरी है, तो कोई कंपनी हमेशा के लिए इन झटकों से कैसे बचे? यहीं पर अर्निंग्स कॉल से प्रबंधन की सबसे महत्वाकांक्षी रणनीतिक चाल सामने आती है, जिसे हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा, राजस्थान के कोटा वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? हाँ, बाहर से कच्चा माल मंगाना हमेशा एक कमजोर कड़ी होता है। इसे खत्म करने के लिए केसी एनर्जी कोटा में अपनी यूनिट लगा रही है, जो 2026 के अंत तक चालू हो जाएगी। वहाँ क्या बनेगा? वहाँ कनेक्टर्स, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल पैनल और बर्ड डाइवर्टर्स जैसे महत्वपूर्ण पुर्जे बनेंगे। इसे अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो ये ऐसा है जैसे किसी बेकरी का मालिक बाजार से महंगा आटा खरीदने के बजाय अपनी खुद की चक्की लगा ले। बिल्कुल सही उदाहरण है। इससे न सिर्फ सप्लायर का मुनाफा बचता है, बल्कि माल को कारखाने तक लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बच जाता है। और यही बचत सीधे कंपनी के मुनाफे में जुड़ती है। प्रबंधन का अनुमान है कि जब वे 5 से 7% कच्चा माल खुद बनाने लगेंगे, तो उनके पैट मार्जिन में सीधा 1 से 2% का इजाफा होगा। वाह, ये तो बहुत बड़ा जंप है, 1-2%। है ना? और दिलचस्प बात यह है कि अपनी जरूरत पूरी करने के बाद जो माल बचेगा उसे वे तीसरे पक्ष को भी बेचेंगे। मतलब आय का एक बिल्कुल नया स्रोत। हाँ, और वे केवल पावर लाइनों तक सीमित नहीं है। वे सोलर, ईपीसी और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे ग्रीन एनर्जी क्षेत्रों में भी उतर रहे हैं। ये रणनीतिक विस्तार बहुत मायने रखता है। अगर हम भारत सरकार के विजन को देखें तो 2032 तक ग्रिड का विस्तार करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने का बहुत बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल, जब सोलर पार्क बनेंगे तो बिजली शहरों तक लाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनें भी तो चाहिए। हाँ, तो केसीआईएल की ये तैयारी, जहां वे अपनी सप्लाई चेन खुद संभाल रहे हैं, उनके भविष्य के रेवेन्यू को बहुत सुरक्षित बनाती है। इसीलिए लंबी अवधि के निवेशकों को इसे केवल एक ठेकेदार की तरह नहीं देखना चाहिए। प्रबंधन पूंजी का सही आवंटन कर रहा है, कर्ज नियंत्रण में है और नई यूनिट से बाहरी निर्भरता कम हो रही है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो बात काफी साफ हो जाती है। केसी एनर्जी का सफर अब केवल टेंडर जीतने तक सीमित नहीं है। यह स्केल बढ़ाने और वित्तीय अनुशासन के बीच एक बेहतरीन संतुलन है। बिल्कुल, मुनाफे को बचाने के लिए रेवेन्यू का मुंह छोड़ना ये दिखाता है कि कंपनी लंबी रेस का घोड़ा है। हाँ, और सबसे बड़ा सबक यही है कि छोटी अवधि के झटके जैसे युद्ध या अटका हुआ पैसा कंपनी को तब तक नहीं हिला सकते जब तक उनका रिस्क मैनेजमेंट मजबूत हो। सही कहा। नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 481 करोड़ का ऑर्डर बुक और रिन्यूएबल एनर्जी की मांग, ये सब उनकी ग्रोथ को दिशा देंगे। तो श्रोताओं के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आने वाले दशक में जब भारत का पावर ग्रिड अपनी क्षमता से दोगुना हो जाएगा, तो बाजार पर असल राज किसका होगा? ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या वो पारंपरिक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्गज होंगे जो अपने विशाल आकार के कारण धीरे चलते हैं, या फिर केसी एनर्जीज जैसी मिड साइज कंपनियां जो अपनी सप्लाई चेन खुद बना रही हैं और तेजी से बाजार के साथ खुद को ढाल सकती हैं? मेरा मानना है कि जो फुर्तीला होगा वही जीतेगा। बिल्कुल। क्या भारत के ऊर्जा उद्योग की असली सिकंदर यही अजाइल कंपनियां साबित होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें भविष्य के निवेश की कुंजी छिपी है। खैर, आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। शुक्रिया। सुनते रहिए और सीखते रहिए।